मेरी पत्नी का पहला प्यार भारत वापस आ रहा था और उसने तुरंत ही मेरे सामने अपनी बात रख दी। उसने मुझसे कहा कि मैं बेटी को लेकर कुछ समय के लिए अपने गांव चला जाऊं। उसकी आवाज में साफ तौर पर चिढ़ और नफरत थी। मैंने न तो कोई बहस की और न ही कोई तमाशा खड़ा किया, बस शांति से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर गुजारे के लिए पैसे मांगे। उसने बड़े घमंड से मेरी तरफ एक ब्लैक कार्ड फेंकते हुए कहा कि इसमें 1 अरब रुपए हैं, जो हमारे लिए बहुत लंबे समय तक चलेंगे। मैंने बिना एक भी शब्द बोले अपना सामान समेट लिया। मेरा इरादा गांव जाने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहता था, ताकि फिर कभी उसकी इस उलझन भरी जिंदगी में न फंसूं। लेकिन जैसे ही मैं हवाई अड्डे की तरफ बढ़ा, उसने अपनी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार से हमारा रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से भरी नजरों से मुझसे पूछा कि मेरी भागने की हिम्मत कैसे हुई। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले से ही ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई तरकीबें सोच रखी थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, नीचे उतरा और उसका हाथ पकड़कर बहुत ही नरम आवाज में कहा कि तुम ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। तुम्हारे बिना हम दोनों बाप बेटी भला कैसे जिंदा रहेंगे। ये सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों से शक अभी दूर नहीं हुआ था। उसने अपनी ठुड्डी से गाड़ी के पीछे की तरफ इशारा किया, जहां ढेर सारे सूटकेस भरे हुए थे, और पूछा कि अगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो तो इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है। मैंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि बच्ची छोटी है, इसलिए उसका फुटकर सामान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा मैं हमारा सारा सामान इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि जब तुम्हारा पहला प्यार यहाँ रहने आए तो उसे कोई परेशानी न हो और वो आजादी से रह सके। मुझे उसके साथ रहते हुए 3 साल हो चुके थे। वो साफ तौर पर मुझे किसी और की जगह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पैसों के मामले में वो हमेशा बहुत दरियादिल थी। इन सालों में मैंने भी चुपके से अपनी अच्छी खासी बचत कर ली थी। उसने मुझे घूरते हुए और मेरी परीक्षा लेते हुए पूछा कि क्या तुम सचमुच ऐसा ही सोचते हो, और क्या तुम्हें मेरे और सिहान के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में आया कि कहूँ कि तुमने मेरे सिर पर धोखा लिख दिया है तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे मुंह से जो शब्द निकले वे बहुत ही समझदारी भरे थे। मैंने कहा कि सिहान, हर किसी के दिल में कोई न कोई पहला प्यार होता ही है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना कहकर मैं वापस गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चलाओ, रुकना मत। वो वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी और आखिरकार उसने हमारा पीछा नहीं किया। मेरी बेटी ने मेरे गले लगकर धीरे से पूछा कि पापा, क्या अब हम सचमुच मम्मी के साथ नहीं रहेंगे। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मम्मी को किसी बहुत जरूरी इंसान के साथ वक्त बिताना है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए बाहर रहने जा रहे हैं। जब हम बोर्डिंग गेट के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने हवा में तैरते हुए शब्दों की एक बाढ़ सी आ गई, जैसे किसी वीडियो पर आने वाले लाइव कमेंट्स होते हैं। एक के बाद एक लाइनें आ रही थी, जिसमें लिखा था कि ये साइड कैरेक्टर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवाई जहाज से उतरते ही मेन हीरोइन इसे पकड़ लेगी। पकड़े जाने के बाद इसकी हालत बहुत बुरी होगी। वह इसके पैर तोड़कर इसे तहखाने में बंद कर देगी और दिन रात तड़पाएगी। एक और कमेंट था कि अरे, ये सब तो बस हीरोइन उसकी परीक्षा ले रही है। ये आदमी खुद को बहुत चालाक समझ रहा है, लेकिन आखिरकार खुद को ही बर्बाद कर लेगा। हवाई अड्डे पर बोर्डिंग के लिए बार बार ऐलान हो रहा था और मैं कुछ सेकंड तक उन तैरते हुए शब्दों को देखता रहा। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, वो सचमुच ऐसा कर सकती थी। मैंने तुरंत अपना हवाई टिकट रद्द कर दिया और अपने सबसे अच्छे दोस्त झांग कियांग को फोन किया कि मुझे कुछ समय के लिए शहर के बाहरी इलाके में बना तुम्हारा खाली मकान चाहिए। उसने तुरंत सहमति का इशारा किया और कहा कि यह तो बिल्कुल आंखों के सामने छिपने वाली बात हो गई। बहुत बढ़िया चाल है। मैंने मन ही मन सोचा कि कोई बढ़िया चाल नहीं है, मैं तो बस अपनी जान बचा रहा हूँ। उस दिन के बाद से मैं अपनी बेटी को लेकर पूरी तरह से गायब हो गया। उन तैरते हुए शब्दों के सुझाव के अनुसार मैंने वो पूरा 1 अरब रुपया वाइन के कारोबार में लगा दिया और बाकी बचे हुए पैसे बेटी के बैंक खाते में जमा कर दिए। झांग कियांग की मदद से मैंने अपनी बेटी का दाखिला एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। अब मैं रोज उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्कूल छोड़ने और लेने जाता हूँ और हमारी जिंदगी बहुत ही शांति और सुकून से गुजर रही है। उस दिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी को क्लास में छोड़ा, मेरी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, लियू सिनियन।
वो मेरी पत्नी का पहला प्यार था, जिसे वो अपने दिल के करीब रखती थी। मैंने उसकी तस्वीरें उसके फोन में देखी थी। वो दिखने में एक कमजोर और मासूम सा लड़का लगता था। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने बुलेट कमेंट्स, स्क्रीन पर आने वाले मैसेज की बाढ़ आ गई। अरे बेकार के साइड कैरेक्टर, कठपुतली, वही खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जल्दी से उस के पीछे जाओ। अगर इस मुख्य किरदार की कोई कमजोरी हाथ नहीं लगी, तो क्या उसके हाथों मरने का इंतजार कर रहे हो? आगे बड़ा ड्रामा होने वाला है, जल्दी पीछे जाओ। मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चुपके से उसके पीछे चल दिया। अगर वाकई कोई कमजोरी हाथ लग जाती, तो इससे मुझे और मेरी बेटी को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिल जाती। लेकिन उसकी गाड़ी अपनी हवेली की तरफ जाने के बजाय सीधे शहर के बाहर बने एक प्राइवेट एस्टेट, निजी फार्म हाउस की तरफ बढ़ गई, जिसके दरवाजे पर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा था। मैं गाड़ी में छिप गया और अचानक मुझे एहसास हुआ कि जिस पहले प्यार को वो अपने दिल से लगाकर रखती है, पीठ पीछे उसके पास सिर्फ एक औरत नहीं थी। 3 घंटे बाद सजीद जी लगभग दर्जन भर औरतें उसे घेर कर बाहर तक छोड़ने आईं। मेरा अंदाजा सच साबित हुआ, लेकिन मेरे दिल में रत्ती भर भी हलचल नहीं हुई। आखिर वह इस कहानी का मुख्य नायक था, तो उसका ऐसा अय्याश होना बेहद आम बात थी। गाड़ी वापस शहर की तरफ मुड़ी और सीधे लियू परिवार के विला इलाके में जा घुसी। मैं समझ गया कि वह मेरी पत्नी उससे मिलने आई है। 3 घंटे तक वहां वक्त बिताने के बाद भी उसमें इतनी एनर्जी बची थी। मैं तो हैरान रह गया। मैं अपनी गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि मैंने देखा कि वह और लियू सिनियन एक दूसरे का हाथ थामे बाहर आ रहे हैं। अगर निष्पक्ष होकर कहूं तो उसका फिगर और लुक दोनों ही लाजवाब थे। अगर लियू सिनियन सालों पहले विदेश न गया होता, तो मुझे उसके साथ रहने का मौका कभी न मिलता। बस बात इतनी सी थी कि उसे आज तक ये अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को उसने अपने सिर पर बिठा रखा है, वह अंदर से कितना गिरा हुआ और सड़ चुका है। मैं सोच ही रहा था कि ये सबूत उसके मुंह पर मारूं या नहीं, कि तभी उसकी नजर अचानक मेरी तरफ घूमी। मैं पकड़ा गया था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियों में तुरंत पसीना आ गया। लियू सिनियन ने उसकी नजर का पीछा करते हुए पूछा, सिहान, क्या देख रही हो? वो हल्के से मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस एक आवारा कुत्ता देखा जो बहुत पहले खो गया था, काफी दिलचस्प है। लियू सिनियन की आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी। जो कुत्ता अपने मालिक को न पहचाने, उसे पीट पीट कर मार देना चाहिए। मेरा दिल दहल गया और मेरे मुंह से गाली निकलते निकलते बची। अगर वह मेरी पत्नी यहाँ न होती, तो मैं उसे इतना मारता कि उसकी सगी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। शुक्र है कि वे दोनों ज्यादा देर नहीं रुके और मुड़कर विला के अंदर चले गए। मैंने वहां रुकने का जोखिम नहीं लिया और तुरंत गाड़ी भगा ली। मुझे लगा था कि मैं चैन से बैठकर अपनी कमाई आने का इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू सिहान फिर भी मेरे दरवाजे पर आ धमकेगी। उसने आते ही मेरी कॉलर पकड़ी और मेरे कपड़े खींचने लगी। झांग वेनकिंग, मैं कंगाल हो चुकी हूँ। अब से तुम्हें ही मेरा खर्चा उठाना होगा। मेरे चेहरे पर घृणा साफ दिख रही थी। मैंने उसे पूरी ताकत से पीछे धकेलते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? उसे जैसे पहले से पता था कि मैं आसानी से नहीं मानूंगा। उसने हाथ से इशारा किया और बाहर खड़े 2 बॉडीगार्ड्स ने अंदर आकर मुझे दबोच लिया। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। चुपचाप बात मान लेते तो अच्छा होता ना। 1 घंटे तक मुझे परेशान करने के बाद वह पूरी तरह संतुष्ट होकर चली गई। मेज पर एक पर्ची छोड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, मैं बार बार आऊंगी। मैंने उस पर्ची को मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। लियू सिहान, जिस दिन तुम सच में सड़क पर आ जाओगी, उस दिन देखूंगा कि तुम्हारा पूरा हिसाब कैसे चुकता करना है। अभी मैं इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा, सामने कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी। उसने मुझे एक तरफ धक्का दिया और सीधे अंदर घुस आई। उसने टिश्यू पेपर से सोफे को साफ किया और फिर बैठी। उसके चेहरे पर साफ घिन दिख रही थी। वह दिवालिया होने की कगार पर है और तुम यहाँ इतनी आराम की जिंदगी जी रहे हो। क्या उसने तुम्हें 100 करोड़ नहीं दिए थे? अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो वो पैसा निकालो और मुझे दे दो। मैंने बिना सोचे समझे सीधे मना कर दिया। कौन से 100 करोड़? शिवानी, तुम क्या कोई सपना देख रही हो? जो पैसा मेरी जेब में आ गया, उसे तुम मुझसे वापस उगलवाना चाहती हो? तुम ही उसके दिल के सबसे करीब हो ना? अगर उसे बचाना है
तो खुद अपनी जेब से पैसे निकालो। शिवानी ने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी और ऐसे लहजे में बात की जैसे वो बहुत भली बन रही हो। मैं तो उसे बचाऊंगी ही, बस अभी फिलहाल हाथ थोड़ा तंग है। तुम्हारे वैसो करोड़ इस आपातकालीन स्थिति में काम आ जाएंगे। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उसने मुझसे भी अपने दिवालिया होने की बात कही थी। तभी मेरे सामने लाइव चैट के मैसेज बाढ़ की तरह आने लगे। अरे साइड रोल वाले विलेन, अब सोच क्या रहे हो? जल्दी से सारा पैसा हीरो को दे दो ना। साइड रोल वाले को अपनी औकात पता होनी चाहिए। सिर्फ हीरो ही हीरोइन का असली मददगार होता है। यही वो मोड़ है जब इस साइड रोल वाले ने अपनी पूरी जायदाद सौंप दी थी और आखिर में कंगाल हो गया था। जल्दी देखो, वह पैसे निकालने वाला है, अब बनेगा ये कंगाल। ये देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने हाथ उठाया और सीधे एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। इसके बाद तो मेरे मुक्कों की बौछार उसके शरीर पर होने लगी। पैसा तो एक ढेला नहीं मिलेगा, चाहे जान ले लो। तुम जैसे कमजोर लोग पास में फूटी कौड़ी नहीं है और यहाँ आकर बड़े नवाब बन रहे हो। मेरे ही पैसों से मेरी पत्नी को खुश करने का नाटक करना चाहते हो। तुम्हारा ये गणित बहुत तगड़ा है। शिवानी पहले तो पूरी तरह हैरान रह गई, फिर उसने पलटकर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर शराब और अयाशी की वजह से पहले ही खोखला हो चुका था। 2-4 हाथ पड़ते ही वो जमीन पर आ गिरी और हिलने डुलने के लायक भी नहीं बची। अब वो मुंह से रहम की भीख मांगने लगी और उसने चुपके से शालिनी को मदद का मैसेज भेज दिया। जब तक शालिनी आनन फानन में वहां पहुंची, तब तक शिवानी पित्ते पित्ते नीली पीली हो चुकी थी। उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। वह घिसटते हुए शालिनी के पैरों के पास शिकायत करने के लिए बढ़ी, लेकिन शालिनी ने एक लात मारकर उसे दूर हटा दिया। शिवानी घबरा गई और बोली, शालिनी, मैं हूँ शिवानी। शालिनी के चेहरे पर नफरत थी। मुझे पता है कि तुम हो, लेकिन तुम राहुल के घर में क्या कर रही हो? ये नजारा देखकर मैं सारा माजरा समझ गया। वैसो करोड़ रुपए मांगने की बात शालिनी को बिल्कुल नहीं पता थी। मैं दीवार के सहारे टिक गया और बेरुखी से बोला, तुम्हारी इस प्यारी सहेली का कहना है कि तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो गई है और ये मेरे पास वैसो करोड़ रुपए मांगने आई थी ताकि तुम्हें बचा सके। शिवानी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो घबराकर सफाई देने लगी, राहुल तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो बस इसलिए आई थी ताकि तुम पैसे बर्बाद न करो। शालिनी को सारी बात समझ आ गई। उसने जमीन से शिवानी को सहारा देकर उठाया, लेकिन उसकी आवाज में दुख था। शिवानी, तुम्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगी। शिवानी ने अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान दी, जिसमें साफ धमकी छिपी थी। उसका दिल डर से बैठ गया। उसने अपने दांत भींचे और कहा, ये मैं खुद ही गिर गई थी, शालिनी। तभी मेरे मुंह से एक हंसी छूट गई। मुस्कुराते हुए उसका चेहरा इस कदर खिल उठा था कि एक पल के लिए मैं उसे देखता ही रह गया। कुछ ही समय बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बहुत बड़ी घटना घटी। विदेशों के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हुई, जिससे वाइन के बागानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। शराब बनाने का कच्चा माल बेहद कम हो गया और वाइन की कीमतें आसमान छूने लगीं। जब विकास ने मुझे फोन किया, तब मैं बस अभी अभी बाजार के आंकड़े देखकर हटा था। राहुल, जल्दी से खबर देखो, वाइन की कीमत 10 गुना बढ़ चुकी है। मैंने तो लगभग 1 करोड़ रुपए कमा भी लिए हैं। तुम क्या कहते हो, हमें अपना माल कब बेचना चाहिए? मैंने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने मन में हिसाब लगाने लगा। मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए थे। 10 गुना होने का मतलब है 1000 करोड़ रुपए। अगर ये पहले की बात होती तो मैं इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिरकार मैं तो लियू परिवार का एक घर जमाई हूँ, जो उनकी कमाई पर पलता है। मेरे लिए एक बंधी बंधाई आमदनी होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इन लाइव कमेंट्स दानमू को न देख पाता तो मुझे अपनी किस्मत बदलने का ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्या पता साइकिल सीधे मोटरसाइकिल बन जाए। अगर कमेंट्स के मुताबिक आगे भी दाम बढ़े तो ये सैकड़ों अरबों का मुनाफा होगा। उस वक्त मेरी तो छोड़ो, मेरी बेटी की पूरी जिंदगी संवर जाएगी। ये सब सोचकर मैंने फोन पर कहा, अगर सच में बड़ा पैसा कमाना है तो थोड़ा और इंतजार करो। जब मैं दाव लगाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में मुझे अपने इस फैसले पर पछतावा होने लगा।
झांग यांग हर रोज मुझे फोन करके अपनी दौलत का दिखावा करता था, बिल्कुल किसी नैन वेले अमीर की तरह। उसने मेरा सिर दर्द कर दिया था। लेकिन झांग यांग जितना भी परेशान करे, वो उसके लियू सिहान के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। वह किसी जिद्दी टेप की तरह चिपक गई थी। हर रोज मेरे पास चली आती थी और रात को भी जाने का नाम नहीं लेती थी। उसने मुझे इस कदर थका दिया था कि पूरे दिन मुझमें ताकत ही नहीं बचती थी। इस दिन जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा, लियू सिहान, मैं तुम्हारा पति हूँ। कोई ऐसा खिलौना नहीं जो तुम्हारे एक इशारे पर हाजिर हो जाए। वो अभी अभी नहाकर निकली थी और लापरवाही से अपने बाल सुखाते हुए बोली, समझ गई, तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगली बार तुम्हारी तरफ से पहल होनी चाहिए। मैंने बेबसी में एक ठंडी सांस ली। सच तो ये था कि अभी मैं उससे रिश्ता बिगाड़ने की हैसियत में नहीं था। एक बार जब वो सैकड़ों अरबों का मुनाफा मेरी जेब में आ जाएगा तो मैं वह 10 करोड़ एक यान उसके मुंह पर दे मारूंगा। उसके बाद सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। शायद उसे भी अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उस दिन उसने सालों में पहली बार खुद खाना बनाया। मानना पड़ेगा कि उसके हाथों में जादू था। उसका हुनर किसी 5 स्टार शेफ से कम नहीं था। अच्छे खाने को देखते हुए मैंने तय किया कि फिलहाल उससे बहस नहीं करूंगा। खाना खाते समय लगातार ऊपर जाते मार्केट ग्राफ को देखते हुए मैंने अपनी बेटी के गाल को सहलाया। याओ याओ, ये खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है, आज बस काम चला लो। जब तुम्हारे पापा बहुत सारे पैसे कमा लेंगे तो तुम्हें रोज मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। अपने पापा पर शक मत करो, मैं बस तुम्हारी माँ की लाइमलाइट नहीं छीनना चाहता। अगर काबिलियत की बात करें तो मैं उससे रत्ती भर भी कम नहीं हूँ। मेरी बेटी याओ याओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके छोटे से चेहरे पर साफ अविश्वास झलक रहा था। इस छोटी बच्ची का उसकी माँ ने पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। जब मेरी हैसियत अरबों की हो जाएगी तो मुझे सबसे पहले इसकी ये सोच बदलनी होगी। मैं ख्यालों में खो गया और मेरे दिमाग में भविष्य की तस्वीरें तैरने लगीं। मैं लियू कॉर्पोरेशन की सबसे ऊपरी मंजिल के ऑफिस में खड़ा हूँ और वह तथा लियू सिनियन मेरे पीछे हाथ बांधे बेहद अदब से खड़े हैं। वे दोनों मुझे चेयरमैन झांग कहकर बुला रहे हैं और बड़ी शिद्दत से मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम कर रहे हैं। दरअसल लियू सिहान और मेरा नाता 5 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त उसका पहला प्यार व्हाइट मूनलाइट विदेश गया ही था और लियू कॉर्पोरेशन डूबने की कगार पर था। सब उम्मीद कर रहे थे कि वो वापस आकर कमान संभालेगी, लेकिन उसका दिलो दिमाग तो बस लियू सिनियन में अटका था। कंपनी संभालने में उसकी रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। लियू के माता पिता के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वे मदद के लिए मेरे पास आए। वे चाहते थे कि मैं उसे संभालूं। मेरा इरादा तो सीधे मना करने का था, क्योंकि मैं इस अमीर घराने के झमेलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन उन्होंने जो कीमत तय की थी वो बहुत बड़ी थी। और बदकिस्मती से उसी वक्त मेरी माँ अस्पताल में अपने ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजार कर रही थी। जान बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और वक्त कम था। काफी कशमकश के बाद आखिरकार मैंने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। बाद की कहानी बहुत घिसी पिटी है। उन लोगों ने उसे नशा दे दिया और मैं उसके पछतावे की दवा बन गया। एक रात बीतने के बाद लियू सिहान ने मुंह नहीं मोड़ा। उसने काफी देर तक सिगरेट पीते हुए मुझे देखा और कहा, जांग वेंचिंग, तुम कुछ समय के लिए उसकी जगह ले लो। मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत हाँ कर दी। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में थी और आगे का इलाज एक गहरा कुआं था जिसका कोई अंत नहीं था। लियू सिहान दिल खोलकर खर्च करती थी। ये सौदा घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का था। रोजाना अक्सर उसे लियू सिनियान की तस्वीर को देखते हुए खोया हुआ पाता था, लेकिन मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप किसी की जगह ले रहे हों तो वैसी समझ भी होनी चाहिए। सच कहूं तो लियू सिनियान और मेरा चेहरा 70-80% मिलता जुलता था। लियू सिहान के शब्दों में कहें तो बस हमारे स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। इस रिश्ते में मेरी थोड़ी बहुत पवित्रता के अलावा कुछ भी नहीं खोया था। और एक आदमी की पवित्रता की वैसे भी कोई कीमत नहीं होती। मैंने ऐसा नहीं है कि दूसरी अमीर औरतों द्वारा लड़कों को पालने की कहानियां नहीं सुनी थी, जो जरा सी बात पर चिल्लाती है, कुत्ते की तरह रखती है और मन भर जाने पर लात मारकर निकाल देती है, यहाँ तक कि दी हुई चीजें भी वापस छीन लेती है। अच्छी बात यह थी कि वो वैसी नहीं थी। वह मेरे प्रति काफी उदार थी। मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता था
और न ही घर के कामों को हाथ लगाना पड़ता था। एकमात्र चीज जो मुझे दुखी करती थी वह थी हमारी बेटी लियू शुयाओ। मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से बहुत संतुष्ट था, इसलिए जैसे ही उसका पहला प्यार देश वापस लौटा, मैंने बिना कुछ सोचे समझे पैसे लिए और वहां से चला गया। लोग या पैसा, मैंने सिर्फ पैसा चुना। पैसा हो तो कैसी भी औरत मिल सकती है। सच्चा प्यार जैसी चीजें तो सिर्फ उपन्यासों में ही अच्छी लगती है। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि जांग चियांग सामान से भरी गाड़ी लेकर घर आ गया। हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखने वाले थे ताकि बेटी का चौथा जन्मदिन मना सकें। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए उसकी क्लास के बच्चों और उनके माता पिता को भी बुलाया गया था। घर के भीतर इतना शोरशराबा था कि मेरा ध्यान अपने फोन पर लियू सिहान द्वारा भेजे गए संदेशों पर गया ही नहीं। दूसरी तरफ लियू सिहान अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक बार में गाना गा रही थी। महफिल खत्म होने से पहले किसी ने मजाक में कहा कि पुराने नियमों के मुताबिक सब अपने अपने पतियों को फोन करो। जिसका पति सबसे देर से आएगा वही बिल भरेगा। किसी ने हंसते हुए कहा, इसमें मुकाबला करने जैसी क्या बात है। बिना सोचे ही पता है कि जियांग वेंचिंग सबसे पहले सिहान को लेने आएगा। हर बार वही जीतती है। कोई और असहमत हुआ। मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्या हर बार वही जीतेगी? हंसते मजाक करते हुए सबने अपने अपने फोन मिला दिए। 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक औरत अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई और फोन पर लाड़ जताते हुए हंसकर बोली, अजी सुनिए, आपने तो कमाल कर दिया। पहले मैं हमेशा आखिरी आती थी, इस बार आपकी वजह से मैं पहले नंबर पर आ गई। बताइए, आपको क्या इनाम चाहिए? फोन के दूसरी तरफ से आदमी ने शरारत भरी हंसी के साथ कहा, ये तो बहुत आसान है। आज रात तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। लियू सिहान का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। एक के बाद एक सभी सहेलियों को उनके पति लेने आ गए और आखिर में सिर्फ वही अकेली वहां खड़ी रह गई, जबकि कानों में दूसरों की हंसी और मजाक की आवाजें गूंज रही थी। वो पूरी तरह गुस्से से भर गई, अपना बैग उठाया और सीधे पैर पटकते हुए घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही मेरी मुलाकात पार्टी खत्म होने के वक्त से हुई। लिविंग रूम में अभी भी लाल रंग का बैनर टंगा हुआ था, शिशु लियू शुयाओ को चौथे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वे शब्द आंखों में चुभ रहे थे और बच्चों को छोड़ने आए कुछ अभिभावक आपस में कानाफूसी कर रहे थे। क्या यह याओयाओं की माँ नहीं है? इतनी नशे में धुत होकर क्यों लौट रही हैं? हाँ, अपनी सगी बेटी के चौथे जन्मदिन पर भी नहीं आई। कोई माँ भला ऐसी होती है क्या? दूसरों के मामलों में हमें कम बोलना चाहिए। वे फुसफुसाहटें भले ही धीमी थी, लेकिन हर एक शब्द लियू सिहान के कानों में साफ साफ गूंज रहा था। उसका चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था और वह सिर झुकाए तेजी से बाहर की तरफ भागने लगी। मैं शिक्षकों और अभिभावकों को विदा करके लौट रहा था, तभी मेरा सामना इस दृश्य से हुआ। चाहे जो भी हो, वह एक बहुत बड़ी निवेशक क्लाइंट थी। मैं उसे इस तरह से जाने नहीं दे सकता था। मैं तेजी से उसके पीछे भागा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सिहान, क्या बात है? ये पहली बार था जब मैंने लियू सिहान को रोते हुए देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज बैठी हुई थी। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी का जन्मदिन तक भूल गई। मैं एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर थोड़ा रुककर बोला, मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। लियू सिहान चौंक गई और उसने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला। स्क्रीन बिल्कुल साफ थी, वहां कोई मिस्ड कॉल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसके चेहरे का तनाव दूर हो गया और वह थोड़े पछतावे के साथ बोली, माफ करना, मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए देख नहीं पाई। कल मैं याओयाओं को उसका तोहफा दे दूंगी। उसे इस तरह लड़खड़ाते और ठीक से खड़े न हो पाते देख मैं उसे जाने देने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए मैं उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आया और उसके लिए हैंगओवर उतारने वाला सूप बनाया। लियू सिहान एक जिद्दी बच्चे की तरह सोफे पर पसर गई और लाड़ जताते हुए बोली, पतिदेव, क्या आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे? मेरे भीतर गुस्से की एक लहर उठी, लेकिन जैसे ही मैंने उस 100 अरब की कमाई के बारे में सोचा जो अभी हाथ में आनी बाकी थी, मैंने तुरंत उस गुस्से को दबा दिया। थोड़ा सब्र करने से बड़ी मुश्किलें टल जाती है। मैं कटोरी लेकर उसके पास गया और याओयाओं की तरह पुचकारते हुए बोला, चलो मुंह खोलो। लियू सिहान मुस्कुराई। उसकी खिली हुई आंखें वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी मेरी आंखों के सामने लाइव चैट के कमेंट्स फिर से तैरने लगे। हीरोइन को क्या हो गया है? क्या वो सच में इस साइड कैरेक्टर विलेन के प्यार में पड़ रही है?
सब उस हीरो की गलती है। 5 साल पहले बिना बताए चला गया, तभी तो इस साइड कैरेक्टर को मौका मिल गया। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया, कहानी अपने रास्ते से भटकती हुई लग रही है? बिल्कुल सही। असल कहानी तो ये थी कि हीरो 1 अरब का झांसा देकर 100 अरब कमाएगा और हीरोइन का दिल जीत लेगा। ज्यादा मत सोचो, मुख्य कहानी नहीं बदलेगी। आखिर में हीरो हीरोइन को एक साथ आना ही है। इन कमेंट्स को देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा था, उसे मैं बयां नहीं कर सकता। लियू सिहान और लियू सिनियान एक हो जाए तो अच्छा ही है। तब तक मैं 100 अरब का मालिकाना हक लेकर अपनी बेटी के साथ ऐश की जिंदगी जीऊंगा। फिर कौन इस हमशक्ल के खेल में फंसा रहेगा। अगली सुबह लियू सिहान फिर से गायब थी, जैसे ये घर उसके लिए कोई होटल हो। जब चाहा आई और जब चाहा चली गई। मैं अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने गया और जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुंचा, मेरी मुलाकात लियू सिनियान से हो गई। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, झांग वेनकिंग, अभी अमीर बनने का एक बहुत बड़ा मौका है, क्या तुम्हें चाहिए? मैंने अपने चेहरे पर थोड़ी हैरानी और खुशी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सब पता था। कमेंट्स के मुताबिक वो जिस मौके की बात कर रही थी, वह यकीनन उस रेड वाइन वाले सौदे से जुड़ा था। सीधे शब्दों में कहें तो मैंने हीरो का ई किस्मत को बीच में ही लपक लिया था। मुझे न बोलते देख उसने अपनी ठुड्डी काफी ऊपर उठा ली, जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। लेकिन जो भी कमाई होगी वो हम आधी आधी बांटेंगे। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। अगर सच में कोई ऐसा काम होता जिसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हो, तो क्या तुम मेरे बारे में सोचती? लियू सिनियन तुरंत भड़क गई और एक कदम आगे बढ़ाकर सवाल करने लगी। झांग वेनकिंग, वो 10 करोड़, 1 अरब, वैसे भी तुम्हारे नहीं थे। वो तो सिहान ने कुछ समय के लिए तुम्हारे पास रखवाए थे। तुम अब उन्हें बाहर निकालो, हम दोनों मिलकर एक बड़ा मुनाफा कमाएंगे। क्या ये अच्छा नहीं है? तुमने भी खबरों में देखा ही होगा, वाइन का कच्चा माल तबाह हो गया है और उसकी कीमतें कई गुना बढ़ रही हैं। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, मुझ पर उसकी बातों का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। लियू सिनियन गुस्से में पैर पटकती हुई जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो वापस लौट आई और दबी आवाज में पूछा, झांग वेनकिंग, क्या लियू सिहान को उस मामले में कोई दिक्कत है? मेरे दिल में तुरंत सारी बात साफ हो गई। लियू सिहान को कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि वो हर रोज मेरे पास दौड़ी चली आती थी और उसकी मांगे इतनी ज्यादा होती थी कि उसके पास सिनियन को झेलने की ताकत ही नहीं बचती थी। बस मुझे इस बात पर थोड़ी हैरत हो रही थी कि वह लियू सिनियन से दूरी क्यों बना रही थी। इन पिछले दिनों में उसने मुझे जितना परेशान किया था, उसे याद करते हुए ये मानना पड़ेगा कि उसका फिगर दिन ब दिन और बेहतर होता जा रहा था। उसके स्वभाव में जो एक हावी रहने की आदत थी, उसकी वजह से वो हर चीज में खुद आगे रहना चाहती थी। मेरे चेहरे पर सब कुछ समझ जाने के भाव आ गए। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें अब पता चला? वह पहले बहुत रंगीला मिजाज हुआ करती थी, अब उसके शरीर में कई बीमारियां हैं। तुम्हें नहीं पता, हर बार शुरुआत करने से पहले उसे दवाई खानी पड़ती है। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जानबूझकर आधी बात छिपा ली और देखा कि लियू सिनियन का चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा था। मैं उसके कान के पास झुका और धीरे से आगे की बात जोड़ी, लेकिन तुम सिहान से इतना प्यार करते हो तो तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वह लियू कॉर्पोरेशन की वारिस है, हजारों करोड़ की मालकिन महिला सीईओ है। अरे, अफसोस कि तुम सही वक्त पर वापस नहीं आए। अब तो वो बर्बादी की कगार पर है। बस यही कह सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। जब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो यकीनन उसकी इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने और उसे फिर से खड़ा करने के लिए तैयार होगे, है ना? मैं लियू सिनियन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह काफी देर तक हकलाती रही, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली, मैं यकीनन उसका साथ दूंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने वाला एक मतलबी और शातिर आदमी हो। मैंने उसके कंधे को थपथपाया और मजाकिया लहजे में कहा, तुम किस तरह के इंसान हो ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। यहाँ कोई तीसरा नहीं है, तो ये सच्चे आशिक का नाटक क्यों कर रहे हो? लियू सिनियन आखिरकार खुद पर काबू नहीं रख पाई और दांत भींचते हुए बोली, ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं इस बार सिर्फ लियू कॉर्पोरेशन के लिए वापस आई हूँ। लियू कॉर्पोरेशन मेरे हाथों में रहकर ही अपनी सही कीमत साबित कर सकता है, चूंकि उसने अपने पत्ते खोल दिए थे।
सलिए मुझे भी बेकार की बकवास करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने हाथ उठाकर बाहर जाने का इशारा किया। पहले ही साफ कह दिया होता तो बात ही क्या थी। हम दोनों अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो ये सच्चा प्यार दिखाने का नाटक क्यों? लियू सिनियन के जाने के बाद मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया। उम्मीद के मुताबिक वो फिर से शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसी प्राइवेट विला में गई। 3 घंटे बाद जब मैंने उसकी गाड़ी को विला से बाहर निकलते देखा, तब जाकर मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, मुझे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। मेरे पीछे से हवा की 2 तेज आवाजें आईं, जो सीधे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। ये गला दबाने का एक वार था। मैंने लगभग अपनी स्वाभाविक फुर्ती से काम लिया। मेरी दोनों कोहनियां पीछे की तरफ जोर से लगी और साथ ही मैंने पलटकर सामने वाले की कमर को कसकर जकड़ लिया, ताकि उसे पीठ के बल जमीन पर पटक सकूं। लेकिन जैसे ही मेरी हथेलियां उसकी कमर से छुईं, मुझे 2 बेहद गदगद और नर्म चीजों का एहसास हुआ, और उसी पल मेरे कान में एक दबी हुई आवाज गूंज उठी। मैं स्तब्ध रह गया और मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि लियू सिहान थी। मैंने उसके वजन का गलत अंदाजा लगा लिया था, इसलिए आधी ताकत लगाते ही मैं बीच में ही अटक गया और उसे सिर्फ आधा ही उठा पाया। लियू सिहान, तुम फिर से मोटी हो गई हो, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। लियू सिहान का चेहरा पल भर के लिए शर्म से लाल हो गया, लेकिन कुछ ही देर में वो शांत हो गई और ठंडे लहजे में पूछा, तुम अभी कहाँ गए थे? मेरा मन तो किया कि सच सच बता दूं कि तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट पहले प्यार को ढूंढने गया था, और यह भी देखने गया था कि तुम्हारे सिर पर धोखे का हरा घास का मैदान कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन ये सोचकर कि सच जानने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा, मुझे लगा कि बाद में बताना ही ठीक रहेगा। पहले उसे थोड़ा तड़पाता हूँ। एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई थी, बस उसी से कुछ बातें करने लगा। मैं अपना हाथ पीछे खींचने ही वाला था कि उसने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली और उसकी आवाज और ठंडी हो गई। झांग वैनकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मेरा दिल बैठ गया। क्या उसने भांप लिया कि मैं लियू सिनियन का पीछा कर रहा था? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अचानक अपने मुंह पर हाथ रखा और बाथरूम की तरफ भाग गई। मेरा दिमाग चकरा गया। ये रिएक्शन? कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है? लियू सिनियन का बच्चा है या मेरा? नहीं, लियू सिनियन को लौटे हुए अभी हुआ ही कितना समय है। अगर वह प्रेग्नेंट होती भी तो इतनी जल्दी पता नहीं चलता। दिनों का हिसाब लगाया जाए तो उस वक्त वह देश वापस भी नहीं आई थी। मैं शांत होने के लिए बाहर जाकर सिगरेट पीने की सोच ही रहा था कि लियू सिहान हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट लिए बाहर आई। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे तुमने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है। झांग वैनकिंग, देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। मैं अभी उसकी इस बेतुकी बात का विरोध करने ही वाला था कि वह फिर से पूरे हक से बोली, वैसे भी तुम एक बच्चे को तो संभाल ही रहे हो, 2 संभालोगे तो दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। सामने चल रही लाइव कमेंट्स, बुलेट कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाई, ये दोनों तो सच में बच्चे पैदा करने की मशीन है। मैं और मेरी पत्नी 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेदिक से लेकर अंग्रेजी दवाइयां तक खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ देखो, इनके मुंह खोलने की देर होती है और प्रेगनेंसी हो जाती है। ये बेचारा साइड हीरो, सपोर्टिंग एक्टर, अभी भी बेवकूफों की तरह खुश हो रहा है। जब वो खाई की तरफ देख रही थी, तो खाई भी उसे ही घूर रही थी। मेन हीरो को पहले ही पता चल चुका था कि वह उसका पीछा कर रही है। उसने उसके लिए जाल बिछा दिया था। ये हनी ट्रैप, हुस्न का जाल है। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि लियू सिहान अचानक मेरी बाहों में समा गई और बेहद मासूम आवाज में बोली, हिलो मत, अपने बेटे के दिल की धड़कन सुनो। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था और मेरे पूरे शरीर में सिर्फ मेरे 2 हाथ ही हिल सकते थे। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे ले जाकर उसकी कमर के पास छुआ। उसका पेट पहले से थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। क्या वो सच में प्रेग्नेंट थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम हमेशा सावधानी बरतते थे, बस उस एक बार को छोड़कर। लियू सिहान, तुम झूठी हो। इसमें दिल की धड़कन कहाँ से आई? मुझे हकीकत का एहसास हुआ तो वो धीरे से मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, कम से कम 1 महीना और लगेगा, तब जाकर बच्चे की हलचल महसूस होगी। तुम याओ की देखब इतनी बेसिक बात भी भूल गए? मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन मेरे मन में अब भी शक था कि ये बच्चा सच में मेरा है या नहीं।
मैं उसे सहारा देकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगा ताकि वो आराम कर सके, लेकिन लियू सिहान का हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसकी पतली बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसकी आंखें बिना किसी झिझक के मेरे शरीर को निहार रही थीं। क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। उसके हाथ अब मेरे शरीर पर अजीब तरह से चलने लगे, जिससे मैं असहज होने लगा। मैंने खुद को काबू में रखा, तभी उसने बेहद लापरवाही से कहा, मुझे सच में डर लगता है कि तुम खुद पर काबू नहीं रख पाओगे, वरना मैं एक ताला खरीदकर तुम्हें बंद ही क्यों न कर दूं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने तुरंत हार मानते हुए कहा, लियू सिहान, ये कानूनन अपराध है, इसके लिए जेल हो सकती है। उसके चेहरे पर जीत की वो मुस्कान देखकर मेरे अंदर का गुस्सा भड़क उठा। मैंने पलटकर उसे अपने नीचे दबा लिया। लियू सिहान, तुम सच में खुद को अभी भी लियू कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट समझती हो क्या? अब तो लियू कॉर्पोरेशन दिवालिया होने की कगार पर है। तुम बेहतर होगा कि अपना ये अकड़ू रवैया छोड़ दो। लियू सिहान पहले तो थोड़ा चौंकी, फिर हंस पड़ी। उसकी वो हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं वहां से हटकर बचने ही वाला था कि उसने पीछे से आकर मेरी कमर पकड़ ली और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जब लियू परिवार के सारे मामले सुलझ जाएंगे तो भविष्य में इस घर में तुम्हारी ही चलेगी। वो जब बोल रही थी, मैंने उसी मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाया और बाथरूम की तरफ भागा। मैंने ठंडे पानी का नल खोला और चेहरे पर ठंडा पानी डाला। तब जाकर मेरा दिमाग शांत हुआ। पागल है, ये औरत पूरी तरह पागल हो चुकी है, कुछ भी बकवास कर रही है। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो एक गर्म शरीर फिर से मुझसे आकर सट गया। पतिदेव, आपके पास अभी और कितने पैसे बचे हैं? मैं मन ही मन चौंक गया। लो आ गया, आखिरकार ये पैसों के चक्कर में ही आई थी। बच्चे को मोहरा बनाकर पैसे मांग रही है ना? पैसे नहीं हैं, वो 1 अरब मैंने बेटी के बीमा में लगा दिए हैं। मैंने बिना चेहरा बदले झूठ बोल दिया। लियू सिहान ने चालाकी से मुस्कुराया। वह मन ही मन सब जानती थी। मेरा ये सस्ता पति सचमुच सोचता है कि उसकी ये छोटी मोटी हरकतें मुझसे छिप सकती है। मुझे इस तरह सतर्क देखकर लियू सिहान को जैसे तसल्ली मिल गई। उसने पैसों को लेकर आगे कोई सवाल नहीं किया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि 1 अरब रुपए हाथ से निकलने वाले हैं। तभी वो अचानक सीरियस होकर बोली, चिंता मत करो, मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ। बस तुम्हें आगाह करने आई हूँ कि थोड़ा सावधान रहना, कहीं किसी ऐरी गैरी औरत के चक्कर में मत पड़ जाना। उसकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। पैसे मांगने नहीं आई थी? चलो अच्छा है, फिक्र मत करो, मैं तो बस एक घर जमाई हूँ, मुझ पर कौन मरेगा? मैंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कह दिया। लियू सिहान ने मेरे चेहरे को देखा और अचानक मुस्कुरा दी। उसकी आवाज में थोड़ी बेबसी थी। खुद को कमतर मत समझो, मेरे पति हैंडसम है और हर मामले में बहुत मजबूत है। ये बात कुछ ढंग की लगी, बिना वजह तारीफ जो मिल गई थी। मेरा मूड पल भर में अच्छा हो गया और मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं किसी और को ढूंढूंगा भी तो हमारे तलाक के बाद ही। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने अचानक आगे बढ़कर मेरे होठों को चूम लिया। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। लियू सिहान घर पर सिर्फ आधा दिन ही रुकी और अगली सुबह जल्दी ही कंपनी के लिए निकल गई। मैं बेटी को स्कूल छोड़कर जैसे ही मुड़ा, मेरी मुलाकात एक औरत से हुई, जियान वेई। वह महंगे कपड़ों में सजी हुई थी। उसका अंदाज बहुत शालीन था और वो पहचानी सी लग रही थी। हमने कुछ देर बातचीत की और फिर एक कैफे में जाकर बैठ गए। बैठने के कुछ ही देर बाद मेरी नज़र थोड़ी दूरी पर मौजूद 2 चेहरों पर पड़ी, लियू सिहान और लियू सिनियन। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सीधे मेरे कानों तक आ रही थी। सिनियन, तुम फिक्र मत करो, मैं निश्चित रूप से फिर से खड़ी हो जाऊंगी। अगर मेरे पास खाने को एक निवाला भी होगा तो मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कम से कम मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर तो भरोसा करो ना। मैं लगभग हंस ही पड़ा। कुल मिलाकर बात यह थी कि वह अपनी प्रेगनेंसी का नाटक रच रही थी ताकि लियू सिनियान को झांसे में लेकर अपनी धौंस जमा सके। उसका मकसद भांपना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस पहले उसे काबू में करो, फिर धीरे धीरे पुराने हिसाब चुकता करो। लियू सिनियान ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और बेहद संजीदगी से बोला, सिहान, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम हो। मुझे तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं है। मानना पड़ेगा। आखिर व्हाइट मूनलाइट, पहला सच्चा प्यार जो ठहरा, इस जज्बाती नाटक को निभाने में वो उस्ताद था। लेकिन तभी मेरी नजरों के सामने से कुछ बुलेट कमेंट्स, स्क्रीन पर तैरते हुए मैसेजेस गुजरे, जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वही पुराना घिसा पिटा हीरो ने बचाई हेरोइन की जान वाला सीन। सिर्फ मेल लीड ही लियू खानदान के बिजनेस को डूबने से बचा सकता है। हालांकि आखिर में वो खुद इस बिजनेस को हड़प लेगा, पर चलो, कम से कम ये उनके परिवार का आपसी मामला तो रहेगा। लेकिन बेचारा ये बलि का बकरा बना साइड कैरेक्टर, तुलनात्मक रूप से कमजोर किरदार, इसे तो जल्द ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा। मैंने अपना सिर झटका। मुझे उनके आपसी झगड़ों में पड़ने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर चाहे लियू सिहान नाटक कर रही हो या उसका कोई और इरादा हो। एक बार ये बवंडर शांत हो जाए तो मेरे पास अपनी खुद की प्लानिंग है। फिलहाल के लिए मेरा पूरा ध्यान अपने सामने रखी इस लजीज मिठाई का लुत्फ उठाने पर था। आखिर बिल तो कोई और ही भरने वाला था, तो मुफ्त का माल छोड़ने का भला क्या तुक था। जैसे ही मैंने अपना कांटा नीचे रखा, झांग कियांग का एक मैसेज स्क्रीन पर चमका। भाई, अंदाजा लगा आज मैंने क्या देखा? एक फर्जी अमीर लड़की, फेक सोशलाइट, मुझे ठगने की फिराक में थी, पर मैंने पासा ही पलट दिया और उसे उसकी औकात दिखा दी। ले, तुझे उनके उस पूरे फर्जी ग्रुप की तस्वीरें भेज रहा हूँ, जरा बचकर रहना। इसके तुरंत बाद एक करीब दर्जन भर तस्वीरें आ गईं। मैंने उन पर सरसरी नजर डाली और मेरी हंसी छूटते छूटते बची। तस्वीरों में बिल्कुल बीचों बीच जो लड़की शान से खड़ी थी, वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ठीक सामने बैठी जियान वेई थी। जियान वेई अब भी मेरे सामने बैठी बड़ी बड़ी बातें हाँक रही थी। वह मुझसे कुछ तथाकथित मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स शेयर कर रही थी, लेकिन हर बात को अधूरा छोड़ देती थी। साफ था कि उसने मेरे बैकग्राउंड की अच्छी खासी छानबीन कर रखी थी। उसे लगता था कि मैं तो बस हर वक्त घर पर बैठा रहता हूँ, दुनियादारी की समझ नहीं है मुझे, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बेहद आसान होगा। खैर, भला हो उन बुलेट कमेंट्स का जिन्होंने मुझे पहले ही सचेत कर दिया था। मैं भांप चुका था कि यह जियान वेई असल में लियू सिन्यान के बिछाए हुए हुस्न के जाल की सबसे जहरीली नागिन थी। मैंने अपने दांतों को भींचा और अचानक मुझे इस खेल में मजा आने लगा। वह मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ना? तो ठीक है, मैं सिर्फ चारा खाऊंगा, लेकिन उसकी हुक में नहीं फंसूंगा। आखिर एक फर्जी अमीर लड़की ही तो है। अगर मैंने आज इसे कंगाल न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। जियान वेई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मिस्टर झांग, 3 दिन बाद हमारी कंपनी का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इवेंट है। मुझे वहां साथ चलने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? बोलते हुए उसने जानबूझकर अपनी पीठ सीधी की और अपनी छरहरी काया को नुमाया करने की कोशिश की। लेकिन सच कहूं तो लियू सिहान के मुकाबले वो कहीं भी नहीं ठहरती थी। मैंने ये पूरी बात झांग कियांग को बताई तो उसने तुरंत जोश में आकर मेज थपथपाई। जाना तो पड़ेगा ही भाई, बिल्कुल जाना चाहिए। जमकर खाना पीना और उसे ऐसा तगड़ा चूना लगाना कि वह याद रखे। मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि अपनी बेटी को भी इस दावत में ले जाना एक अच्छा आइडिया होगा। इतने सालों से लियू परिवार के साथ रहते हुए मैं और मेरी बेटी कभी ढंग से बाहर घूमने या मजे करने नहीं जा पाए थे। इवेंट वाले दिन मैंने एक आलीशान कस्टमाइज्ड सूट पहना और अपनी बेटी को भी किसी नन्ही राजकुमारी की तरह तैयार किया। होटल के आलीशान दरवाजे पर जियान वेई बहुत पहले से ही हमारा इंतजार कर रही थी। पार्टी शुरू होते ही मैं अपनी बेटी को लेकर सीधे खाने के स्टॉल्स की तरफ बढ़ गया और हम दोनों बिना किसी परवाह के लजीज पकवानों पर टूट पड़े। हमारे पीछे खड़ी जियान वेई भी कहाँ शांत रहने वाली थी। ऐसी बड़ी पार्टियों में आकर अपनी पहचान बनाने या खुद को चमकाने का मौका उसे भी तो कभी कभार ही मिलता था। अभी हम खाने का पूरा मजा ले ही रहे थे कि खूबसूरत गाउन पहने एक महिला ने आकर हमारा रास्ता रोक लिया। मेरी बेटी याओ याओ अचानक ठिठक गई और उसने सहमते हुए आवाज लगाई, मम्मा। मैंने मुड़कर देखा तो उम्मीद के मुताबिक सामने लियू सिहान खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से इतना तमतमाया हुआ था कि मानो अभी खून खौल उठेगा। उसने जियान वेई की तरफ उंगली उठाई और मुझसे कड़कती आवाज में पूछा, ये कौन है? मैंने बेहद शांत और बेरुखी भरे लहजे में जवाब दिया, बस मामूली सी जान पहचान है,
इतने में जियान वेई अपनी कमर मटकाते हुए आगे बढ़ी और उसने अपना नाजुक हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो लियू प्रेसिडेंट, मेरा नाम जियान वेई है। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा, हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन बात उसने मुझे सुनाने के लिए कही थी। पूरा शरीर घटियापन से भरा है, मुझे तो अपने हाथ गंदे करने में भी घिन आती है। मैं जानता था कि वह मुझे चेतावनी दे रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। खुद चलकर आए मुफ्त के खाने के इंतजाम को लात मारना कितनी बेवकूफी होगी। वे ने झेंपते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और मौका देखकर अपनी आस्तीन थोड़ी ऊपर खिसकाई, जिससे उसकी कलाई पर बंधी घड़ी दिखने लगी। विदेशी माल है, लाखों की है। मैंने चेहरे पर पूरा दिखावा करते हुए जलन और तारीफ का भाव लाया, लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। ऐसी घड़ियां तो सिहान पहले खुश होने पर मुझे यूं ही कई सारी गिफ्ट कर दिया करती थी। मैंने हंसते हुए माहौल को संभालने की कोशिश की। वे तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, ये तो बस अपनी झूठी शान दिखाने के लिए सूजे हुए चेहरे पर पाउडर लगा रही है। वे मौका पाकर मेरे और करीब आ गई और उसका हाथ जाने अनजाने में मेरे हाथ से छू गया। वेनकिंग, तुम्हारी ये दोस्त मिलने जुलने में बहुत ही अजीब और मुश्किल स्वभाव की है। बगल में एक प्राइवेट केबिन है, चलो मैं तुम्हें वहाँ कुछ बड़े अधिकारियों से मिलवाती हूँ। उनके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, सिहान झपटकर आगे आई और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। झांग वेनकिंग, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है? जो इंसान तुम्हें सिर्फ कुछ दिन पहले मिला, तुम उस पर भरोसा कर रहे हो? वह तुम्हें बेच देगी और तुम बैठकर उसके पैसे गिनोगे। मैंने थोड़ा खांसते हुए खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह मेरे भले के लिए कह रही है, लेकिन सामने दिख रहे फायदे को छोड़ देना भी तो मेरे स्वभाव में नहीं है। वह अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि वेवे ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। दोनों ने मेरा एक एक हाथ पकड़ रखा था और मामला वहीं अटक गया। सिहान, हाथ छोड़ो इसका। मैं थोड़ी देर के लिए ठिठका, फिर बोला, अगर मैं नए मौकों की तलाश में नहीं जाऊंगा तो क्या उम्मीद करूं कि तुम मुझे पालोगी? तुम्हारी खुद की कंपनी तो दिवालिया होने की कगार पर है। मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन के अंदर जाते ही वहां कुछ तथाकथित सफल लोग बैठे थे। जैसा कि मुझे अंदाजा था, वे सब बस झांसा देकर निवेश कराने के हथकंडे अपना रहे थे। मैंने उन्हें सीधे मना नहीं किया, बल्कि हंसते मजाक करते हुए बात को घुमाया और टालमटोल करने की कला का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जब वाइन पार्टी खत्म होने वाली थी, तब मैंने चुपके से अपने फोन पर कुछ बटन दबाए और रेड वाइन से जुड़े अपने सारे शेयर्स और फ्यूचर्स को बेचकर खाली कर दिया। स्क्रीन पर जो रकम आई वह थी पूरे 10 अरब। तभी झांकियांग का फोन आया। उसकी आवाज डर और उत्सुकता से कांप रही थी। वेनकिंग, लियू कॉर्पोरेशन के शेयर्स बुरी तरह गिर। मैंने फोन पर बेहद शांत आवाज में आदेश दिया, कियांग जी, मार्केट से जितने हो सके लियू कॉर्पोरेशन के शेयर समेटना शुरू करो। जितने खरीद सको खरीद लो। फोन रखने के बाद वे मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। मैंने बस यूं ही उसकी बातों का जवाब दिया और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसा कि मैंने सोचा था, वह लियू सिनियन की रखैलों में से ही एक थी। ये सोचकर ही घिन आती है। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि वेवे ने फिर से मुझे और मेरी बेटी को अपने विला पर घूमने आने का न्योता दे दिया। मुझे अच्छे से पता था कि लियू सिनियान अब अपनी चाल चलने वाला है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके विपरीत मैं अपनी बेटी को साथ लेकर खुशी खुशी उससे मिलने चला गया। हम दोनों ने पूरा दिन खूब मजे किए और मेरी बेटी बेहद खुश थी। लेकिन जब हम पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो उम्मीद के मुताबिक गाड़ी खराब हो गई। वेनचिंग, गाड़ी खराब हो गई है, क्यों न तुम और तुम्हारी बेटी आज की रात यहीं रुक जाओ? जान वेई ने चेहरे पर झूठी परेशानी लाते हुए कहा। उसकी एक्टिंग एकदम असली लग रही थी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाया और उसके नाटक में उसका साथ देते हुए कहा, देखो तुम क्या कह रही हो, हम कोई पराये थोड़े ही हैं। क्या मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा? तुम बस रहने का इंतजाम कर दो, लेकिन ध्यान रखना कि कमरा ज्यादा खराब न हो। याओयाओं को सफाई बहुत पसंद है। रही बात नीचे उतरने की, तो ये जगह इतनी मजेदार है कि हमारा वैसे भी कुछ दिन और रुकने का मन था। जान वेई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसे बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। उसने मुस्कुराते हुए याओयाओं के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम फिक्र मत करो,
मैं नौकरों से कहकर सबसे अच्छे कमरे का इंतजाम करवाती हूँ। जैसे ही वो वहां से गई, मैंने अपना फोन निकालकर देखा। उम्मीद के मुताबिक वहां नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं था। मैंने बिना परेशान हुए फोन वापस रख लिया, अपनी बेटी का हाथ थामा और कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने अपना सूटकेस खोला और उसमें से पहले से तैयार रखा हुआ एक सैटेलाइट फोन निकाला। यह फोन मैंने पहले ही चांग छियांग से कहकर रखवाया था, ताकि आज जैसे हालात से निपटा जा सके। जैसे ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई, स्क्रीन पर लियू सिहान का गुस्से से लाल चेहरा दिखाई दिया। वह टेबल थपथपाते हुए चिल्ला रही थी, तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम लोग तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हो? ये मत भूलो कि तुम सबको मेरे पिता ने ही इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैंने अपनी बेटी को तरबूज का एक टुकड़ा दिया और हम बाप बेटी सोफे पर बैठकर ऐसे स्क्रीन को देखने लगे जैसे कोई मजेदार नाटक चल रहा हो। मानना पड़ेगा, इस विला के फल वाकई काफी मीठे थे, लेकिन याओ याओ थोड़ी बेचैन हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया और कहा, पापा, क्या हम बस यहाँ बैठकर मम्मी को परेशान होते हुए देखते रहेंगे? मैंने उसके छोटे से सिर को सहलाया और शांत आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी मम्मी के स्वभाव को परखना चाहता हूँ, ताकि उसे ये समझ आ जाए कि आखिर इस घर का असली मालिक कौन है। बेटी ने नासमझों की तरह सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। पापा, आप हीरो बनकर मम्मी को बचाना चाहते हो ना? मैंने न तो हाँ कहा और नहीं ना। मैंने बस इतना कहा, आगे से ये महल की साजिशों वाले नाटक कम देखा करो। तुम भी अपनी मम्मी की तरह बिगड़ती जा रही हो। वही दूसरी तरफ स्क्रीन पर, जिसे वो मम्मी कह रही थी, उसे कई सारे बोर्ड डायरेक्टर्स ने घेर रखा था और वे उस पर लगातार दबाव बना रहे थे। एक डायरेक्टर ने कहा, लियू मैडम, ये सच है कि हमें पुराने चेयरमैन ने आगे बढ़ाया था, लेकिन उनके हुनर का कितना हिस्सा आपके पास है? इतनी बड़ी कंपनी आपके हाथों में आकर इस हाल में पहुंच गई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरे ने बात आगे बढ़ाई, हाँ, आज चेयरमैन को बदलना ही होगा। कोई भी चेयरमैन बन जाए, लेकिन आप नहीं रह सकती। तुम सब। लियू सिहान ने उनकी तरफ उंगली उठाई। वो गुस्से के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी लियू सिन्यान ने आखिरकार अपने असली रंग दिखाए। उसने पाखंडी बनते हुए कहा, सिहान, क्यों न हम एक कदम पीछे हट जाएं? भले ही उसके शब्द बड़े हमदर्दी भरे थे, लेकिन उसकी आंखों की कामयाबी की चमक साफ छिप नहीं पा रही थी। वेंकिंग, मैंने सब पता लगा लिया है। ये सब लियू सिनियन की ही करतूत है। झांग कियांग का मैसेज आया। मैंने अपने हाथ का तरबूज नीचे रखा और मन ही मन सोचा, लियू सिहान, ओ लियू सिहान, जब झांग कियांग जैसी सीधी बात समझ सकता है, तो तुम इतनी नासमझ क्यों बन रही हो? ठीक उसी समय लियू सिहान ने अचानक लियू सिनियन की तरफ देखा और उसकी आवाज ठंडी हो गई। सिनियन, क्या तुम भी मुझे मजबूर करने वाले हो? लियू सिनियन हंसा, जैसे वह उसका भला चाहता हो। सिहान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हें लियूशी कंपनी के इस झंझट से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहा हूँ। क्या अभी के लिए यही सबसे अच्छा तरीका नहीं है? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो आखिरकार अब पत्तों को खोलने का समय आ गया है। मेरी बेटी ने मेरे गले में हाथ डाला हुआ था और वो बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूर रही थी। सबसे अच्छा तरीका? लियू सिहान अचानक हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। लियू सिनियन, तुम इतने उतावले हो गए हो। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी इन दिनों की घिनौनी हरकतों के बारे में कुछ नहीं पता? उसने लियू सिनियन को घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे वापस आने पर मैं तुम्हें एक पार्टनर का पद दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी भूख तो देखो। तुम पूरी लियूशी कंपनी को ही निगल जाना चाहते हो। तुम्हारा दिल बहुत काला है। मैं थोड़ी देर के लिए सुन्न रह गया। तो इसका मतलब उसे सब कुछ पहले से पता था? फिर वह इतने समय से उसके साथ नाटक क्यों कर रही थी? मैंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, क्या वह तुम्हारा पहला प्यार नहीं है? ऐसे घटिया इंसान के लिए तुमने मुझे और बेटी को घर से निकाल दिया। क्या ये सही था? झांग कियांग ने भी मजे लेते हुए एक और मैसेज भेजा। उसने तुम लोगों को इतने दिनों तक घर से बाहर रखा, उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि उसे अच्छे से सबक मिलने देना चाहिए, उसके बाद ही माफी के बारे में सोचना। मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी ये बात मुझे पसंद आई। वैसे तुम अच्छे से छिपकर रहना, कोई तुम्हें देख न ले। झांग कियांग ने हाँ में जवाब दिया।
हकीकत तो ये थी कि लियू सिहान को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान वापस लियू सिनियन की तरफ खिंच गया। लियू सिनियन को उसके सामने आते देखा गया। उसने अपने फोन में एक वीडियो चलाया और उसकी आवाज, मैं दिन रात कंपनी के लिए भटकता रहा और तुम झांग वैनकिंग के बिस्तर में गुलछर्रे उड़ाती रही। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे वापस आते ही तुम दोनों अलग हो जाओगे। क्या तुम भूल गई? लियू सिहान एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन वो जल्दी ही संभली और ठंडी हंसी के साथ बोली, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन इन दिनों तुमने मुझे बदले में क्या दिया? तुम हर रोज शहर के बाहर वाले विला में जाते रहे और उन औरतों के साथ अय्याशी करते रहे। तुम जैसे गिरे हुए इंसान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दोनों ने सभी डायरेक्टर्स के सामने एक दूसरे के काले कारनामे खोलकर रख दिए, जिससे कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। तो तुम खुद कौन सी दूध की धुली हो? लियू सिनियन ने सब कुछ बर्बाद करने पर उतारू होते हुए कहा, अपने पूर्व पति का नाजायज बच्चा पेट में लिए घूम रही हो और चाहती हो कि मैं उसे अपना लूं? तुम सपना देख रही हो। माहौल इस कदर बिगड़ चुका था कि तभी लियू दादाजी अपनी लाठी के सहारे जल्दबाजी में वहां पहुंचे। अगर वो एक कदम भी लेट होते तो लियू परिवार की ये बदनामी अगले ही दिन पूरे शहर की अखबारों की सुर्खियां बन जाती। इस पहले दौर की टक्कर में लियू सिनियन का पलड़ा थोड़ा भारी रहा, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने ताली बजाई और गंभीर आवाज में कहा, बॉस गू, आप लोग अंदर आ सकते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कुछ लोग दरवाजा धकेलकर अंदर आ गए। लियू दादाजी गुस्से से कांप उठे और जोर से चिल्लाए, गू कियान हुआ, तुम मेरी लियूशी कंपनी में क्यों घुस आए हो? लाठी टेककर सबसे आगे खड़े आदमी ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, जाहिर है लियू परिवार को अपने कब्जे में लेने आया हूं। इस मलाईदार टुकड़े पर मेरी नजर बहुत पहले से थी। लियू दादाजी की सांस जैसे गले में ही अटक गई और वह सीधे पीछे की ओर गिरने लगे। लियू सिहान का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने लपक कर उन्हें संभाल लिया। लियू दादाजी गुस्से से इस कदर कांप रहे थे कि उनकी उंगली हिल रही थी। उन्होंने पूरे कमरे में बैठे बोर्ड डायरेक्टर्स की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें अपने शेयर बेचने ही थे तो किसी को भी बेच देते, लेकिन तुमने इसे ही क्यों बेचे? ये हमारे लियू परिवार का जानी दुश्मन है। लियू सिहान ने उन्हें सहारा देते हुए बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, दादाजी, इसकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उन्होंने आने वाले अंजाम को स्वीकार कर लिया हो। गु कियान हुआ उनके साथ अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता था। उसने हाथ से इशारा किया और उसके पीछे खड़े वकील तुरंत शेयर्स का हिसाब लगाने के लिए आगे बढ़े। गु सर, इस समय लियू ग्रुप में आपकी कुल हिस्सेदारी सिर्फ 20% है। गु कियान हुआ ये सुनकर दंग रह गया। उसने वकील की नाक के सामने उंगली गड़ाते हुए गाली दी, बकवास मत करो। उन सबने अपने शेयर मुझे बेचे हैं तो सिर्फ 20% कैसे हो सकते हैं? अगर हिसाब लगाना नहीं आता तो दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन इसके बाद भी 2 अलग अलग टीमों ने हिसाब लगाया और नतीजा बिल्कुल वही निकला। आखिरकार उसे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने झपटकर लियू सिनियन का गला दबोच लिया और उसका चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। लियू सिनियन, क्या तुम्हें मुझे इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? लियू सिनियन के पैर कांपने लगे और वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। वह बार बार बस एक ही बात रट रहा था, ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। गु सर, आपके अलावा किसी और में इतने सारे शेयर खरीदने की औकात ही किसकी है? लियू सिहान धीरे धीरे चलकर उसके सामने आई और उसने खींचकर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सुनाई दी। पीठ में छुरा घोंपने वाले गद्दार, तुम्हारा ये अंजाम होना बिल्कुल तय था। मैं तुम्हें बता दूं, लियू परिवार के सारे शेयर जिसने खरीदे हैं वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति झांग वैनकिंग है। ये नहीं हो सकता। वह तो एक निकम्मा घर जमाई है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लियू सिनियन ने पागलों की तरह चीखते हुए झांग वैनकिंग के पैर पकड़ लिए। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे झांग कियांग को मैसेज भेजा, झांग कियांग, तुम गद्दार हो। तुमने समय से पहले ही मेरा पर्दाफाश क्यों कर दिया? झांग कियांग ने बदले में एक हंसने वाला इमोजी भेजा जो बेहद चिढ़ाने वाला था। मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
मैंने फौरन अपनी बेटी को अंदर के कमरे में छिपने के लिए कहा। मैं खुद दरवाजे के पास गया और जासूसी छेद से बाहर झाँका तो वहां जियान वेई खड़ी थी। वेई वेई, क्या कोई काम है? मैंने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और सतर्क रखते हुए पूछा। जियान वेई को शायद मेरी सतर्कता का एहसास हो गया था। उसकी आवाज में रोने का नाटक था और उसने जबरदस्ती अपनी आंखों से कुछ आंसू टपकाए। वेनकिंग, मेरे कमरे में एक चूहा घुस आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम उसे भगाने में मेरी मदद कर सकते हो? मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। सचमुच उसकी नीयत ठीक नहीं थी। याओयाओं को सुरक्षित जगह पर छिपाने के बाद मैंने अपने पीछे एक काम की चीज उठा ली और दरवाजा खोला। दरवाजा अभी थोड़ा सा ही खुला था कि अचानक कुछ काली परछाइयां बड़ी तेजी से अंदर घुस आईं। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई हाथों ने एक साथ आगे बढ़कर मुझे मजबूती से दबोच लिया। तुम लोग क्या आ करना चाहते हो? मैं तुम्हारी जियान मैम का खास मेहमान हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जब जियान वेई वापस आएगी तो तुम लोग उसे क्या जवाब दोगे? एक हल्की सी हंसी दरवाजे से सुनाई दी। हिसाब किताब? जियान वेई धीरे धीरे बाहर से अंदर आई। उसके चेहरे पर अब रत्ती भर भी लाचारी नहीं थी। इसे ले जाओ, और अंदर जो छोटी बच्ची है उसे भी साथ ले जाओ। सच में ये सब एक ही गिरोह के हैं। अब जाकर इनका असली रूप सामने आया है। मेरे दिल में उनकी साजिश का धुंधला सा अंदाजा हो गया था। मुझे और मेरी बेटी को बंधक बनाकर ल्यू सिहान को ब्लैकमेल करना, यही ल्यू सिनियन के पास बचने का आखिरी रास्ता बचा था। कोई जल्दी नहीं है, अभी थोड़ा और बर्दाश्त किया जा सकता है। जब ये पूरी तरह से फंस जाएंगे तब मेरे जाल समेटने का वक्त आएगा। चाहे वो ल्यू सिनियन हो या उसके पीछे छिपागु कियान हुआ, मैं इन सबको एक साथ खत्म करूंगा। मेरी बेटी पर आंख उठाने की हिम्मत की, सच में मौत को दावत दी है। हमें बांधकर एक तहखाने में डाल दिया गया, जिसके ठीक सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिसमें सीधे ल्यू ग्रुप के मीटिंग रूम का लाइव नजारा दिख रहा था। ल्यू सिनियन अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अभी कुछ देर पहले जो वो इतना हताश और हारा हुआ दिख रहा था, वो सब बस एक नाटक था ताकि वो ल्यू सिहान को झांसे में रख सके। उसने मेज पर शेयर ट्रांसफर का एक कॉन्ट्रैक्ट पटकते हुए ल्यू सिहान को दस्तखत करने के लिए मजबूर किया। इस मोड़ पर आकर सारी उलझनें सुलझ गईं। मैंने स्क्रीन में दिख रहे उस मजबूत इरादों वाले चेहरे को देखा तो अचानक मेरी आंखें भर आईं। स्क्रीन से आवाज साफ आ रही थी। ल्यू सिनियन, तुम मेरे पति और बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम्हें हमेशा से यही ल्यू ग्रुप चाहिए था ना? मैं इसे अभी तुम्हारे नाम करती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से भींच दिया हो। उसमें एक अजीब सा दर्द और कड़वाहट भर गई। इतने दिनों से उसने जो भी बातें छिपाकर रखी थी, इस मोड़ पर आकर उन सबका मतलब समझ आ रहा था। मैंने अपनी नजरें हटाई और पास में खड़ी जियान वेई को देखा और ठंडे लहजे में कहा, जियान वेई, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये एक अपराध है और इसके लिए तुम्हें जिंदगी भर जेल की हवा खानी पड़ेगी? जियान वेई ने हिकारत से हंसते हुए कहा, जांग वेनकिंग, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सच तो ये है कि मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ सिनियन रहा है और मेरे पेट में भी उसी का बच्चा है। उसका ये घमंड से भरा चेहरा देखकर मेरा रंग धीरे धीरे उतरने लगा। अगर तुम खुद अपनी भलाई नहीं चाहती तो मैं भी तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। जियान वेई, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे और ल्यू सिनियन के इन काले कारनामों के बारे में कुछ भी नहीं पता था? जियान वेई एक पल के लिए चौंकी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। जांग वेनकिंग, तुम खुद मौत के मुंह में खड़े हो और फिर भी यहाँ रौब झाड़ रहे हो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, इन दिनों तुमने जो भी खाया पिया है उसकी कीमत तुम्हें अपने शरीर से चुकानी होगी। तुम्हारा दिल, फेफड़े और किडनी सब मिलाकर हिसाब बराबर हो जाएगा। वहां दूसरी तरफ ल्यू सिनियन उसे टोकना चाहता था कि फालतू बातें न करे, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अगले ही पल दर्जनों पुलिस वाले अंदर आ धमके। जियान वेई घबरा गई और भागने के लिए मुड़ी। तभी मैंने अपना पैर अड़ाकर उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। ओ दुष्ट औरत, तेरा शरीर तो सड़ ही चुका था, तेरा दिल भी उतना ही काला निकला। जियान वेई अब पूरी तरह से डर गई। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर
पागलों की तरह मिन्नतें करने लगी। वेनकिंग, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है। अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के लिए तो सोचो। मैंने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर धकेल दिया और अपने फोन में पहले से ही संभाल कर रखे सारे सबूत निकालकर उसके सामने फेंक दिए। सबूत इतने पक्के थे कि वो पूरी तरह से सुन पड़ गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बुदबुदाने लगी। तो तुम्हें ये सब पहले से ही पता था? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। अगर तुम नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले तो तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि अचानक एक साया तेजी से मेरी बाहों में आ गिरा। लियू सिहान धूल मिट्टी और बाहर की ठंडक समेटे हुए आई थी। उसने घबराकर मुझे ऊपर से नीचे तक टटोला। उसकी आवाज कांप रही थी। पतिदेव, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। उसके बिखरे बाल और बदहवास हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने अपना सिर उसकी गर्दन में छुपा लिया और थोड़ा नाराज होते हुए मुस्कुराकर कहा, लियू सिहान, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या तुम खुद अपना प्राइवेट जेट उड़ाकर आए हो? प्राइवेट जेट? उसने चिढ़कर जवाब दिया, लेकिन फिर उसका लहजा नर्म हो गया। वैसे इस बार लियू कॉर्पोरेशन इस मुश्किल से बाहर निकल पाया है, इसलिए मैं लियू परिवार की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने इसे एक मामूली बात की तरह लिया और कहा, बस एक छोटी सी मदद थी। मेरी उंगलियां धीरे से उसके पेट को छू गईं और मैंने चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अभी तो बच्चा सिर्फ कुछ ही महीनों का है। जब तुम अभी इतनी तेजी से अंदर भागी तो कितना खतरा हो सकता था। क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में गजब की संजीदगी थी। भरोसा रखो, मैं इसे बिल्कुल सुरक्षित इस दुनिया में लाऊंगी। ये बच्चा भविष्य में तुम्हारा उपनाम अपनाएगा। पतिदेव, पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सारी गलतफहमियां दूर होने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम बाहर की तरफ चलने लगे। रास्ते में उसने मुझे लियू कॉर्पोरेशन के बारे में बताया कि लियू सिनियन और गु कियानहुआ को पुलिस ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो गु कियानहुआ शुरू से ही लियू कॉर्पोरेशन को हड़पना चाहती थी। और तुमने जानबूझकर उसके लिए ये जाल बुना था? लियू सिहान ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल, लियू कॉर्पोरेशन को इस बुरे दौर से गुजरना ही था। इसी बहाने कंपनी की सफाई भी हो गई। मेरे कदम अचानक रुक गए और मैंने उसका हाथ झटक दिया। तो तुम्हें पहले से पता था कि मैंने 100 अरब कमाए हैं और तुमने जानबूझकर झांकियांग के जरिए मुझ तक खबर भिजवाई ताकि मैं लियू कॉर्पोरेशन के शेयर्स खरीद सकूं? लियू सिहान की आंखों में चमक आ गई और वो प्यार और तारीफ भरी मुस्कान के साथ बोली, पतिदेव, तुम सच में बहुत समझदार हो। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। इसका मतलब तुम लगातार मुझ पर नजर रख रही थी और मैं शुरू से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हारा एक मोहरा था। हम बात कर ही रहे थे कि तभी कई पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती हुई हमारे पास से गुजरीं। गाड़ी के अंदर बैठे लियू सिनियन और गु कियानहुआ पागलों की तरह चिल्लाकर रहम की भीख मांग रहे थे और लियू सिहान से उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रहे थे। लियू सिहान ने बेहद ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, फिक्र मत करो, मैं ये तय करूंगी कि तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही काटो। जब पुलिस गाड़ियां दूर निकल गईं, तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थामा। उसकी आंखों में इतना प्यार था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह बोली, पतिदेव, तुम कभी भी मेरे लिए कोई मोहरा नहीं थे। तुम मेरे पति हो, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने बैग से शेयर्स ट्रांसफर का एक एग्रीमेंट निकाला, जिस पर साफ साफ लिखा था, लियू सिहान अपनी मर्जी से लियू कॉर्पोरेशन के अपने सारे शेयर्स बिना किसी शर्त के झांग वेनकिंग के नाम करती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूरी गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें मेरी कही हुई वह बात याद है? मैंने कहा था कि मैं कंगाल हो चुकी हूँ और अब से मुझे तुम्हारे भरोसे ही जीना है। उसने झुककर मेरी उंगलियों के पोरों को चूम लिया। क्या अब तुम मुझे ये मौका देने के लिए तैयार हो? आगे से तुम बाहर का संभालना और मैं घर संभालूंगी। मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल पहले ही पूरी तरह पिघल चुका था। 1 महीने बाद सारी उथल-पुथल शांत हो गई। गु कियानहुआ पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और माफिया गतिविधियों सहित कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। लियू सिनियन को सहअपराधी के रूप में अवैध रूप से बंधक बनाने
और अंगों के अवैध व्यापार को बढ़ावा देने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वी, जिसने बिचौलिए के रूप में काम किया था, ने खुद कुछ अपराध कबूल कर लिए थे, इसलिए उसे 10 साल की सजा मिली। बाकी जितने भी लोग इस मामले में शामिल थे, वे सब पकड़े गए। फैसले की कॉपी देखने के बाद ही मुझे असली राहत मिली। जैसे ही मैं लियू कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग से बाहर निकला, लियू सिहान का फोन आ गया। पतिदेव, आप पहले घर जाकर खाना खा लीजिए। मैं अस्पताल जाकर बच्चे को जन्म देकर जल्द ही आपके पास वापस आती हूँ। मैंने अपना माथा पीट लिया। दिनों का हिसाब लगाया तो पता चला कि डिलीवरी तो इन्हीं दिनों में होनी थी। मैं काम के चक्कर में ये भी भूल गया था। मैंने कहा, सिहान, तुम घर पर ही मेरा इंतजार करो। मैं अभी आ रहा हूँ और तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगा। 3 दिन बाद आखिरकार लेबर रूम के बाहर की बत्ती बुझ गई। लियू सिहान ने पीछे से आकर मुझे धीरे से गले लगा लिया। उसकी आवाज में डिलीवरी के बाद की कमजोरी थी, लेकिन थोड़ा सा लाड़ भरा उलाहना भी था। पतिदेव, मैंने कहा था ना कि मैं खुद संभाल लूंगी। आपने कंपनी का सारा काम छोड़कर पूरे 3 दिन मेरे साथ बिता दिए। अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा? मैंने अपना सिर उसके सिर से सटाया और उसके बदन की हल्की सी खुशबू को महसूस करते हुए गंभीरता से कहा, पत्नी जी, अब मुझे समझ आया है कि जब तुम सीईओ थीं तो इतनी मेहनत करती थी। जब से मैंने कंपनी संभाली है, मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। क्यों ना हम कंपनी संभालने के लिए कोई प्रोफेशनल मैनेजर रख लें? उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए दृढ़ता से कहा, किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना मुझे ठीक नहीं लगता। जैसे ही मेरा पोस्ट डिलीवरी पीरियड पूरा होगा, मैं कंपनी में आकर तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन फिर भी मैंने जिद की कि वो पूरे 3 महीने आराम करे। बाद में हमने बारी बारी से काम करने का फैसला किया। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वह कंपनी संभालती और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मैं जाता। इस तरह जिंदगी बहुत अच्छे से पटरी पर आ गई। जब हमारा बेटा 1 साल का हुआ तो मैं पूरे परिवार को लेकर समंदर किनारे छुट्टियां मनाने गया। लियू सिहान की जिंदगी की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो गई थी। वह मेरे साथ वे काम करने लगी थी जो मुझे पसंद थे। यहाँ तक कि उसने दोबारा शादी करने की जिद भी पकड़ ली। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि भविष्य में मुझे कोई भी कमी महसूस हो। मैंने हंसते हुए उसे चिढ़ाया, फिर तुम मेरी पत्नी मत बनो, मेरी माँ ही बन जाओ, जो मुझे इतना लाड़ लड़ाती हो। वह भी हंस पड़ी। ठीक है फिर। तभी हमारी बेटी याओ याओ दौड़ती हुई आई और अपना मासूम चेहरा ऊपर उठाकर उलझन में बोली, तो फिर आगे से मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगी? परदादी? लियू सिहान ने प्यार से गुस्सा होते हुए उसकी पेशानी पर उंगली छुआई। छोटी एहसान फरामोश, तुम बस यही चाहती हो ना कि मैं जल्दी बूढ़ी हो जाऊं। समंदर की लहरों से नम और गुनगुनी हवा चल रही थी और हमारे परिवार के हंसने की आवाजें डूबते हुए सूरज की खूबसूरत रोशनी में घुल मिल गई। पूरी कहानी समाप्त।